Welcome dear students, today we are going to discuss corrections. After covering this topic, you will be able to recall the instrumental and astronomical corrections to the observed altitude and azimuth. You will be able to recall the various observations of time for star or sun. You will be able to describe the time of rising or setting of an heavenly body. You will be able to describe the concept of sundials and you will be able to recall the concept of calendar. देखें, यहाँ से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए तो यहाँ से इन सभी पॉइंट से आपके पास कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप का रह सकता है। आगे अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये बोलती है कि यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि किसी भी हेवनली बॉडी का टाइम ऑफ राइजिंग और सेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सब लोग सुनते हैं कि जो भी हमारा जो डे होता है, नंबर ऑफ डेज अगर एक ईयर में बोले जाए तो वो टोटल होते हैं 365 डेज और एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो लीप ईयर है वो 4 इयर्स में एक बार आता है, वो सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, विच इज रिकॉल द इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस टू द ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड एंड एजीम्यूथ। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस के बारे में। राइट, देखिए अब इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पिछले अपने पार्ट्स में स्टडी किया था कि हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डिक्लिनेशन इन सबको मेजर करते हैं और ये जो भी जितनी भी मेजरमेंट होगी ये सारी की सारी मेजरमेंट एंगुलर डिस्टेंसेस की फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इस बॉल्स के एग्जांपल दिए थे कि हम लोग इसमें एक वर्टिकल सर्कल बनाते थे और वर्टिकल सर्कल से हम जेनिथ के पॉइंट्स और हेवनली बॉडीज के पॉइंट्स, जो भी गिवन पॉइंट्स होते थे, उनके डिस्टेंसेस लेते थे। जितने ये एंगुलर डिस्टेंसेस आते थे उन एंगुलर डिस्टेंसेस को हम लोग कंसीडर करते थे सभी अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। तो अब ये बोलता है कि एंगुलर डिस्टेंसेस जब आएंगे तो उनमें अब एंगल्स को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस तो हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी जैसे हम लोग पहले नॉर्मली पढ़ते आए हैं कि प्लेन सर्वे में हम लोग थियोडोलाइट्स का यूज करते हैं, यहाँ भी जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग है, इसमें भी हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स में एज ए थियोडोलाइट ही यूज करते हैं जिसका काम होगा एंगल को मेजर करना। अब ये तो समझ में आता है थियोडोलाइट को हम लोग यूज करेंगे, बट ये ऑर्डिनरी थियोडोलाइट नहीं है। ऑर्डिनरी थियोडोलाइट तो बहुत, मतलब ये बोल सकते हो आपके ऑर्डिनरी थियोडोलाइट 20 सेकंड्स इसका लीस्ट काउंट है, तो वो 20 सेकंड्स मिनिमम एंगल मेजर करेगा। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल थियोडोलाइट्स हैं ये इतने ज्यादा प्रिसाइज होते हैं कि ये 1 सेकंड तक के एंगल को, मतलब डिफरेंस को बता सकते हैं। 1 सेकंड इनका लीस्ट काउंट होता है, तो ये इनको मेजर करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस क्या होगा, जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हुए अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग करेक्शंस जो अप्लाई करेंगे उन करेक्शंस को नाम दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस। तो अभी फिलहाल इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस में को भी हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारे पास एल्टीट्यूड के लिए और दूसरा होगा हमारे पास एजीम्यूथ के लिए। तो पहले तो इनके डेफिनेशंस के बारे में लिखते हैं, पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, हमने लिखा इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस में द एंगुलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल थियोडोलाइट व्हिच हैज लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकंड्स। तो देखिए, हमने लिखा द एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगुलर डिस्टेंसेस इन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्शंस लगाते हैं। हमने लिखा आगे द करेक्शंस अप्लाइड टू रिमूव दीज एरर्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस। इन एरर्स को रिमूव करने वाली जितनी भी करेक्शंस आती हैं उन करेक्शंस को नाम दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस। अब ये इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस कैसे अप्लाई होंगी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज करेक्शंस फॉर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड को मेजर करते हुए कौन कौन से करेक्शंस को आपको अप्लाई करके चलना है, क्योंकि जो एरर्स आएंगे उसी के बेसिस पे करेक्शंस अप्लाई होंगी। उन एरर्स को, मतलब उन करेक्शंस को हम लोग नाम देंगे एल्टीट्यूड्स फॉर करेक्शंस। अब देखिए, करेक्शंस में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे एरर्स लेते हैं एल्टीट्यूड में, उन एरर्स को हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स एरर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं।
देखिए ये बोलता है व्हेन द वर्टिकल सर्कल डू नॉट रीड द जीरो इवन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल द एरर इज नोन एज इंडेक्स एरर। देखिए अगर हम लोग अपने थियोडोलाइट की बात करते हैं, थियोडोलाइट में लाइन ऑफ साइट तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल आएगा तो मैंने आपको बताया था थियोडोलाइट का जो वर्टिकल सर्कल होता है, यहाँ पे जो सर्कल होता है उसमें एंगल बनना चाहिए 0 डिग्री ए पॉइंट पे, मतलब सी वर्नियर पे, और डी वर्नियर पे वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बन सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि आपकी लाइन ऑफ साइट तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है लेकिन एंगल 0 डिग्री नहीं आ रहा, कुछ कम वैल्यू या कुछ ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली वो जो एरर बनेगा उस एरर को नाम दिया जाएगा इंडेक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस पॉइंट से समझो, यहां पे वैल्यू आनी चाहिए 0, राइट। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज होंगी। इसने बोला कि एक्चुअल में जब मैंने इसे सेट किया था तो मेरे पास रीडिंग आ गई कुछ ऐसे, तो इनडायरेक्टली जितने पॉइंट से ये वैल्यू बढ़ेगी इस पॉइंट पे जितने पॉइंट से ये वैल्यू बढ़ रही है उतने पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घट भी तो रही है। जैसे अगर मैं उस साइड में बात करता हूं तो उस साइड में हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि ओ पॉइंट से अबव वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे जितना उसका मैग्नीट्यूड अबव में होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड बॉटम में है, तो इनडायरेक्टली आपके पास जो एरर है इस एरर को हम इस तरीके से अब समझेंगे। देखिए हमने लिखा इफ अल्फा 1 इज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, अल्फा 2 इज फेस राइट ऑब्जर्वेशन, अल्फा इज करेक्टेड वैल्यू एंड स्मॉल ई इज एरर, राइट। तो ये बोलता है कि अब मेरे पास करेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, करेक्टेड वैल्यू में अगर फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन में एरर ई जो था ये नेगेटिव था, मतलब अगर ये वैल्यू है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू बड़ी होगी अल्फा 2 के अंदर, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। देखो आइडियली अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन ये बोलता है कि अल्फा 1 की वैल्यू कुछ कम हो गई और अल्फा 2 हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर बढ़ जाएगा। अब जितने अमाउंट से अल्फा 1 डिक्रीज हुआ उतने ही अमाउंट से अल्फा 2 भी तो बढ़ेगा। तो सिमिलरली अल्फा 1 में से अगर मैं ई को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे तो इनडायरेक्टली मुझे अल्फा 2 में ई को ऐड करके चलना है, राइट। आप रिवर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिए उस एग्जांपल के हिसाब से अगर अल्फा 1 बड़ा है तो अल्फा 1 में से ई सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर अल्फा 2 बड़ा है तो अल्फा 2 में से आपको ई सब्ट्रैक्ट करके चलना होगा। तो यहां से अब जब भी हम लोग वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा की वैल्यूज के लिए अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके इनका एवरेज ले लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस ई प्लस अल्फा 2 प्लस ई। अब एरर से एरर कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। यही रीजन होता है कि हम लोग जब भी अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं, जब भी हम अपने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो लेबोरेटरी के टेस्ट हमेशा ये बोलते हैं कि आप जब भी कैलकुलेशंस लेके चलेंगे तो कैलकुलेशंस में आपको हमेशा अपनी एवरेज वैल्यूज को लेना होता है ताकि वो जितने भी अपने इंडेक्स एरर क्रिएट होंगे ये इंडेक्स एरर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो इंडेक्स एरर में जो करेक्शंस आएगी, जैसे मान लो अगर मुझे करेक्शन लिखनी हो तो करेक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा 1। अल्फा को या तो अल्फा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या अल्फा 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि एक करेक्शन पॉजिटिव आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी करेक्शन नेगेटिव आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों हमेशा एग्जिस्ट करके चलेंगे, तो करेक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा द वैल्यू ऑफ करेक्शंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड लिखते हैं सेकेंड वन इज फॉर बबल एरर। बबल एरर का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ते थे थियोडोलाइट को, जब भी हम लोग सेट करते हैं तो थियोडोलाइट को सेट करने के लिए एक लेवल ट्यूब ली जाती थी। अब इस लेवल ट्यूब के अंदर हम लोग एक बबल लेते थे और बबल अगर सेंटर में है तो हम लोग मानते थे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटर में रहेगा, राइट, बिल्कुल प्रॉपरली लेवल्ड है। और अगर बबल इज मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, मेनली सेंटर पॉइंट पे नहीं रहता, तो वो एरर को शो करेगा, जिसके लिए हमने जिस टर्म को हमने सेंसिटिविटी या सेंसिटिवनेस का नाम दिया था,
तो सेम ये बोलता है कि अगर थियोडोलाइट को बैलेंस करते हुए अगर कोई बबल एग्जिस्ट करेगा तो उस एरर को हम लोग नाम देंगे बबल एरर। तो अब बबल एरर की करेक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए बबल एरर के लिए बोलता है समेशन ऑफ ओ माइनस समेशन ऑफ ई अपॉन एन इंटू वी। अब समेशन ऑफ ओ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस थियोडोलाइट का एंड दिस वन इज आईपीस ऑफ अ थियोडोलाइट, राइट। इसके साइड में बबल बबल है। अब ये बोलता है कि समेशन ऑफ ओ क्या होगा? समेशन ऑफ ओ बोलता है कि जो भी रीडिंग मेरे पास आएगी, रीडिंग जो ऑब्जेक्टिव की साइड आई, वो सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स अलोंग द ऑब्जेक्टिव साइड इज नोन एज समेशन ऑफ ओ, जो हमारे पास वर्नियर स्केल में मिलेगी। समेशन ऑफ ई क्या होगा? समेशन ऑफ ई बोलेगा कि आईपीस के पास में जितनी रीडिंग्स आएंगी उन सबका सम कर लेंगे हम लोग समेशन ऑफ ई में। एन क्या होगा? एन हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बबल एंड्स रीड, जो भी बबल के एंड है वो कितना नंबर रीड करते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा एन। एंड वी रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए, लीस्ट काउंट एंगुलर वेन ऑफ वन डिवीजन। देखिए टोटल नंबर ऑफ डिविजन जो हो जाएंगे वो एन हो जाएंगे, स्मॉल एन। वी जो हो जाएगा, वी बताएगा आपको टोटल एंगुलर वेन्स कितने थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारी, अगर इसके साथ में मैं यहीं पे साइड में एक बबल ट्यूब और मार्क कर लेता हूं, तो बबल ट्यूब में, ये अगर बबल ट्यूब है, इसमें बबल के अंदर अगर आगे पीछे कुछ मूवमेंट एग्जिस्ट करती है तो उस मूवमेंट की वजह से लीस्ट मूवमेंट कितनी होगी वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास वी। लिखते हैं इसको। तो देखिए समेशन ऑफ ओ और समेशन ऑफ ई हमने लिखा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अलोंग द ऑब्जेक्टिव, इसमें लिखा हमने सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अलोंग आईपीस। इसके बाद एन नंबर पे अगर बात करते हैं, हमने लिखा जो v है वो है एंगुलर वेन ऑफ द वन डिवीजन ऑफ बबल इन सेकेंड्स। बबल की एक डिवीजन में जितना एंगुलर वेन्स आएगा सेकेंड्स में उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे इन टर्म्स ऑफ v। अब जो करेक्शन है, ऑफ कोर्स करेक्शन जो है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। द करेक्शन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस फॉर एजीम्यूथ एंड एल्टीट्यूड। तो यहाँ रुकते हैं एक नॉलेज चेक के लिए। लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। करेक्शंस फॉर एजीम्यूथ। एजीम्यूथ में हम लोगों ने कंसिडर किया था, जब भी हम लोग एंगल्स की मेजरमेंट लेते थे हमेशा एक वर्टिकल सर्कल से लेते थे। इस तरीके से, ये अपना वर्टिकल सर्कल अगर मैंने मान लिया तो मैं जितनी एंगुलर की वैल्यूज लूंगा, जो भी हम मेरिडियन को मेजर करेंगे वो हमेशा वर्टिकल सर्कल के रिस्पेक्ट में लेके चलते थे, एक हेवनली बॉडी के। अब आइडियली वर्टिकल एक्सिस की अगर बात करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्टली वर्टिकल होनी चाहिए। अगर हमारी वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वैल्यूज में प्रॉब्लम आएगी। दैट करेक्शन विल बी नोन एज करेक्शन फॉर एजीम्यूथ। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लेवल में होनी चाहिए। देखो मेरे पास ये दो एक्सिस है, अगर वर्टिकल में कुछ इंक्लिनेशन आएगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल में भी तो इंक्लिनेशन आएगा। तो हम लोग इस करेक्शन को जब भी रीड करते हैं तो इस करेक्शन को हम लोग रीड करते हैं मेनली दोनों के कंबाइंड फॉर्म में, और इस करेक्शन को हम लोग ट्रूनियन एक्सिस के फॉर्म में बोलते हैं। ट्रूनियन एक्सिस डिसलेवलमेंट। ट्रूनियन एक्सिस अगर हमारी प्रॉपरली लेवल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है हमारा ये प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसमें कुछ इंक्लिनेशन आएगा तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग नाम दे देंगे करेक्शंस। वो मतलब वो एरर होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको करेक्शंस फॉर एजीम्यूथ्स को अप्लाई करना होगा। तो लिखते हैं इस पॉइंट को। देखिए हमने लिखा है ड्यू टू इम्प्रॉपर लेवलिंग द एरर में अराइज ड्यू टू वर्टिकल एक्सिस एंड ट्रूनियन एक्सिस। अब ये जो एरर होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे दैट विल बी करेक्शंस फॉर ट्रूनियन एक्सिस डिसलेवलमेंट, और यू कैन से दैट करेक्शन फॉर एजीम्यूथ। तो आगे हमने लिखा दी कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्शंस में बी अप्लाइड अगेंस्ट ट्रूनियन एक्सिस डिसलेवलमेंट। अब बात आती है करेक्शंस अप्लाई कैसे होंगी। करेक्शंस में लिखते हैं
यहाँ पे जो करेक्शन अप्लाई होती है उस करेक्शन को लिखा जाता है C इक्वल टू बी टेंजेंट अल्फा। व्हाट इज अल्फा? तो देखिए अल्फा मैंने लिखा इट इज द वर्टिकल एंगल टू द हाई पॉइंट, एंड बी हमने लिखा द इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ट्रांजिट थियोडोलाइट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। देखिए ओरिजिनली आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, ये था मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। लेकिन जो हमारी जो एक्सिस है वो इस हॉरिजॉन्टल की बजाय किसी दूसरे पॉइंट पे टिल्ट हो गई। तो ये वाला जो टिल्टिंग दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क की है, ये जो टिल्टेड पार्ट है, ये टिल्टेड पार्ट रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ट्रांजिट थियोडोलाइट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ट्रांजिट थियोडोलाइट में कितना इंक्लिनेशन आया इसके एक्सिस में, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास बी, राइट। अब आगे अल्फा की बात करते हैं। अल्फा बोलता है कि मैंने जो भी अपना थियोडोलाइट रखा था उस थियोडोलाइट से जो मैक्सिमम पॉइंट को मैंने ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वर्टिकल पॉइंट है मैक्सिमम वाला पॉइंट, ये ऊपर यहां कहीं पे लाई करता है, राइट। तो मैं जब इसकी एंगल की मेजरमेंट लूंगा तो एक्चुअली मुझे जो मेजरमेंट लेनी है, मुझे तो इसी पॉइंट को मेजर करना था। मैंने जब इसे मेजर कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, देखो मुझे इस पॉइंट की जो मेजरमेंट लेनी है वो मुझे इस पॉइंट की मेजरमेंट लेनी थी ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये इस वाले में वैल्यू आनी चाहिए थी रेड वाली, लेकिन वैल्यू आई कितनी है? वैल्यू आई है मेरे पास ये पूरी की पूरी जो ब्लू वाला पार्ट मैंने मार्क किया है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली इसको रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो करेक्शन की फॉर्म में अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू बी टाइम्स टेंजेंट अल्फा, कि कितने एंगल से हमारी वर्टिकल एंगल ने या जो भी हमारी ट्रूनियन एक्सिस है वो ट्रूनियन एक्सिस ने कितना इंक्लिनेशन दिया, और उस इंक्लिनेशन के बेसिस पे हमारे पास वर्टिकली जो मैक्सिमम रीडिंग आई थी वो रीडिंग कितनी थी। तो ये थी मेरे पास करेक्शंस फॉर एजीम्यूथ। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल करेक्शंस कौन सी हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने एल्टीट्यूड और एजीम्यूथ को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस। ये बोलता है कि कोई भी हेवनली बॉडी अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे अवेलेबल है। अब हमेशा से हम लोग मान के तो चलते हैं कि ये वाली बॉडी फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है। जब ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगी, मूव करेगी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो करेक्शंस है, मतलब जो हमारे पास जो सेलेस्टियल बॉडी थी, जो हेवनली बॉडी थी, इसके पोजीशन बोल सकते हो आप, कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। अब वो वेरिएशन कितना आएगा वो सब पढ़ते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस के अंदर। तो जो फर्स्ट आता है मेरे पास करेक्शन, ये है करेक्शन फॉर पैरालेक्स। The first one is correction for parallax. देखिए पैरालेक्स क्या है? पैरालेक्स इज द अपीरेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। देखिए पैरालेक्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, हमने फोटोग्रामेट्री के अंदर, फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग के अंदर काफी डिटेल में इसे कवर किया था। कॉन्सेप्ट तो वही है बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे। पहले पैरालेक्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो पैरालेक्स मैंने बताया था कि हमारा एरियल कैमरा जब बिल्कुल वर्टिकल होगा तो पॉइंट की पोजीशन आएगी, और जब यही वाला जो पॉइंट है, जो हमारा एरियल कैमरा, ये किसी दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा तो इंक्लाइन में पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इन दोनों के बीच का जो अपेरेंट डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को हमने नाम दिया था पैरालेक्स। और सेम हमने वहां पे भी पैरालेक्स की कंडीशंस के बेसिस पे अपने जो फोटोग्राफिक सर्वेइंग है उसके अंदर हमने डिटेल किए थे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को। अब ये बोलता है कि अगर मेरे पास किसी भी कारण से, मान लो अर्थ मूव कर रही है या मे बी एनीथिंग, हेवनली बॉडी मूव कर रही है, किसी भी कारण से अगर बॉडी की, हेवनली बॉडी की पोजीशन में कुछ चेंजेस आए तो उस चेंजेस को भी हम लोग नाम देंगे पैरालेक्स की फॉर्म में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, द पैरालेक्स इज द डिफरेंस ऑफ हेवनली बॉडी एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अर्थ सरफेस और होरिजन भी आप लिख सकते हैं इसे, होरिजन जो मैंने बताया था आपको। ये बोलता है कि कभी भी पैरालेक्स की अगर कंडीशन की बात करें तो मैंने जैसे अभी एरियल कैमरा वाला एग्जांपल दिया था, सेम ऐसे ही आपने एक हेवनली बॉडी को देखा, सबसे पहले तो अर्थ के सेंटर पॉइंट से और दूसरा अर्थ के सरफेस से। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट था वहां से एक बॉडी थी, इसको ऑब्जर्व किया, सेम ऐसे ही मैंने इसके सरफेस से भी उसको ऑब्जर्व किया, राइट। फिर हमारे पास ये पोजीशन हो गई थोड़ी सी चेंज, और पोजीशन चेंज होने के बाद हमारा स्टार जो है वो शायद नीचे आ गया। मे बी स्टार की पोजीशन चेंज हो सकती है, हो सकता है बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई है, कुछ भी।
अब जो वैल्यू आएगी, जो चेंज आएगा, दैट चेंज विल बी नोन एज पैरेलेक्स। एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है, आप सर्कुलर पार्ट में देख सकते हैं, जिसके थ्रू हॉरिजॉन हमने सबसे पहले उस सन या फिर कैपिटल एस पॉइंट जो हमारा स्टार होगा, उस स्टार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसमें नीचे से सेंटर पॉइंट से जो एंगल बना वो था अल्फा, और अल्फा डैश जो है वो इसके हॉरिजॉन से एंगल बना। तो इनडायरेक्टली जो पी ए वहां पे इंडिकेट करता है, ये पी ए इंडिकेट करता है यहाँ पे पैरेलेक्स। ये जो एंगल हमने बनाया है यहाँ पे, ये जो एंगल है पी ए, इट रिप्रेजेंट्स पैरेलेक्स ऑन स्टार कैपिटल एस। सेम आपने क्या किया, अब यहीं पे इसको बिल्कुल इसके सेंसिबल हॉरिजॉन की फॉर्म में आपने एक और एंगल बना दिया यहाँ पे। मतलब एक पॉइंट ऐसा कंसिडर कर लिया जो बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और यहां से इसमें एंगल आपने ऑब्जर्व किया। ये जो एंगल आपने ऑब्जर्व किया है, इस एंगल में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस इज पी एच। ये जो होगा आपके पास, दिस इज नोन एज सन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलेक्स। सन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलेक्स, कि जब सन बिल्कुल अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो उसमें पैरेलेक्स कितना होगा, दैट विल बी पीएच। तो इन दोनों को फॉलो करते हुए हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं बिटवीन पीए एंड पीएच। पहले लिखते हैं पीए से। पीए इंडिकेट करता है पैरेलेक्स करेक्शन। पीएच हमने लिखा सन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलेक्स। अब रिलेशन, तो यहां से रिलेशन जो बनेगा आपके पास पीएच और पीए में, वो होगा पीए इक्वल टू पीएच इंटू कोस अल्फा। और अल्फा बनेगा आपके पास जो भी हमारी अर्थ की हॉरिजॉन होगा, इस अर्थ के हॉरिजॉन से सन तक का ऑब्जर्वेशन। तो हमने अल्फा लिखा ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन। अब हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में जो स्टार की ऑब्जर्वेशन है उसको मैंने अल्फा नाम दिया, एंड दिस वाज आल्सो नोन एज एल्टीट्यूड। एक बॉडी के ट्रू एल्टीट्यूड को हम अल्फा लिखते थे। तो आप इनडायरेक्टली ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास, इन दोनों में सन्स हॉरिजॉन्टल पैरेलेक्स एंड पैरेलेक्स करेक्शन बोल सकते हो आप, या फिर पैरेलेक्स ऑफ ए स्टार, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ गया वो आ गया पीए इक्वल टू पीएच इंटू कोस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। अब देखिए सन की अगर बात करते हैं तो जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर नंबर ऑफ गैसेस अवेलेबल है, नंबर ऑफ रेज अवेलेबल है, इसके साथ में कुछ वाटर के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और कोलॉइडल। तो जब मैं इन सबको कंसीडर करके चलता हूँ, सस्पेंशन को, कोलॉइडल को, गैसेस को, तो इनडायरेक्टली जब हमारी लाइट रेज, या मैं जब सन को यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं किसी दूसरे पॉइंट पे, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसमें भी डेफिनेटली लाइट जब उस पे, उन पॉइंट्स पे जो इंप्योरिटीज है उन पे गिरेगी तो उसकी वजह से कुछ रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो वो आ जाएगा आपके पास रिफ्रैक्शन के कारण से सन के साथ एरर, और उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग करेक्शंस फॉर रिफ्रैक्शन को अप्लाई करके चलते हैं। अब करेक्शंस फॉर रिफ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। हमने लिखा द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस टू द स्टार इज नोन एज एरर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग करेक्शंस अप्लाई करते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक बॉडी थी, सर्कुलर बॉडी, अर्थ सरफेस आप मान सकते हैं, इसका जेनिथ पॉइंट है टॉप पॉइंट। इस जेनिथ पॉइंट से मैंने देखना स्टार्ट किया, ये बोलता है एक्चुअल पोजीशन है सन की ये, राइट। तो करेक्टेड वैल्यू तो आनी चाहिए जेनिथ के साथ में। ये जेनिथ हम लोग इस सर्कुलर बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट को से हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करके चल रहे हैं। लेकिन ये बोलता है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इंप्योरिटीज, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में, डेंसिटी ऑफ एयर की वजह से, गैसेस की वजह से, ये सन आपको इस पॉइंट पे ना दिख के आपको यहां कहीं पे दिखेगा। तो जब यहां कहीं पे दिखेगा तो डेफिनेटली वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी, तो फिर हम लोग उसमें रिफ्रैक्शन के कारण से करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब ये जो मैंने आपको करेक्शन बताई यहां पे रिफ्रैक्शन की, ये किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा। तो इन सब की वजह से करेक्शन अप्लाई होती है। अब करेक्शन आएगी कैसे?
correction due to refraction is always 58 seconds into tangent z. अब इंटू टेंजेंट z में z क्या था, z मैंने कल बताया भी था, कट स्टार्ट। z अब क्या है, z मैंने आपको पिछले पार्ट्स में डिस्कस कराया था, जेनिथ डिस्टेंस को हम लोग z देते हैं। जब भी हम लोग जेनिथ पॉइंट से कंसीडर करते हैं, जेनिथ पॉइंट से, ये अगर जेनिथ पॉइंट है तो आपको इस स्टार की लोकेशन को कैलकुलेट करना है, तो इस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जेनिथ को यूज करते हैं, तो वो जेनिथ आपका यहाँ पे यूज होगा। तो z जो है, z रिप्रेजेंट करता है जेनिथ डिस्टेंस ऑफ ए स्टार। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, विच रिप्रेजेंट्स रिकॉल द इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस टू द ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड एंड एजीम्यूथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम से, ऑब्जर्वेशंस फॉर टाइम। अगर ऑब्जर्वेशंस फॉर टाइम की बात करें तो ये टाइम बेसिकली इंडिकेट क्या करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टार, जैसे मान लो हमारे पास ये पूरे का पूरा जो सेलेस्टियल स्फीयर है, इस सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने मान लिया कि ये वाला एक स्टार पॉइंट है, इस स्टार को हमने कितने बजे ऑब्जर्व किया था, किस स्पेसिफिक टाइम में ऑब्जर्व किया था, वो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग लेके चलेंगे, राइट। तो ऑब्जर्वेशंस फॉर टाइम के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं, जिन मेथड्स के बेसिस पे हम लोग टाइम की कैलकुलेशन लेके चलते हैं। इनफैक्ट हमारे जितने वॉचेस हैं, वॉचेस के अलावा हम बात करते हैं कि जो भी हम लोग टाइम की मेजरमेंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर टाइम कुछ और है, आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कंट्री वाइज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो कंट्री वाइज हमारे पास टाइम में कुछ वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल कि किसी स्पेसिफिक कंट्री का टाइम शायद हमारे टाइम से 15 मिनट्स अर्ली हो, किसी कंट्री का टाइम 30 मिनट्स अर्ली होगा, किसी कंट्री का टाइम 6 आवर्स डिले चल रहा होगा। तो ये जितना भी डिले या फिर अर्ली का जो पार्ट होता है वो सब ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइम की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब ऑब्जर्वेशंस फॉर टाइम के मेथड्स कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास टाइम बाय मेरिडियन ट्रांजिट ऑफ स्टार। कोई भी हमारे पास स्टार होगा तो उसके मेरिडियन ट्रांजिट से हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। टाइम बाय मेरिडियन ट्रांजिट ऑफ ए स्टार, हमारे पास देखिए सबसे पहले अगर पॉइंट करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट एक गिवन स्टार है, जैसे हम लोग पहले कंसिडर करते आए हैं उसी तरीके से लेके चलना है। आपको एक मेरिडियन कंसिडर करनी है, इस मेरिडियन में जब एम पॉइंट से हमने कंसिडर किया तो ये मेरिडियन थी, इस मेरिडियन का हम लोग जब स्पेसिफिकली जब इस मेरिडियन के एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो उस एंगल को हमने नाम दिया था आर एंगल। तो ये जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच ए लिख सकते हो, कैपिटल एच लिख सकते हो, ये आर एंगल को इंडिकेट करता है। तो इस एम पॉइंट के मेरे पास जो भी हमारे पास पोल था, उस पोल से हमने इस एंगल को कैलकुलेट किया, दिस एंगल इज नोन एज आर्स एंगल, राइट। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरेस होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरेस भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरेस से वो पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट जब सन अपने डिक्लिनेशन को चेंज करेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरेस। और ऐसे लिब्रा के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये बोलता है कि यहां से फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से इसी मेरिडियन तक के डिस्टेंस को हमने नाम दिया था राइट एसेंशन। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको टाइम की वैल्यू अब कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए यहां पे आपको टाइम की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना होगा, जो हमारे पास लोकल स्टैंडर्ड टाइम होगा उस एलएसटी की वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंगल प्लस आर ए राइट एसेंशन। बेसिकली जो टाइम की कैलकुलेशंस होंगी वो कैलकुलेशंस हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से कंसीडर की जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से अगर मैं कंसीडर करके चलता हूं तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा एंगल का इस साउथ पोल तक का, तो ये बनेगा आपके पास राइट एसेंशन प्लस आर एंगल। तो एलएसटी इक्वल टू, अब ये एलएसटी जो है, ये एलएसटी एंगल रिप्रेजेंट करता है एंगल गामा पी एस को, एसपी गामा। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल एसपीएम प्लस एंगल एमपी गामा। तो अब गामा पी एस को मैंने बताया, हम लोग लिखेंगे इसे एलएसटी। तो एंगल एसपीएम की वैल्यू की अगर बात की जाए तो एसपीएम आप देख सकते हैं ये आर एंगल के इक्वल है, प्लस राइट एसेंशन आर ए, where HA is R angle
आर ए इज राइट असेंशन, राइट। अब आगे अगर बात करते हैं, मान लो इस एम पॉइंट की पोजीशन हो गई चेंज, ये एम पॉइंट पहुंच गया इधर इन द फॉर्म ऑफ m1 पॉइंट। तो जब ये m1 पॉइंट पे जाएगा तो इनडायरेक्टली अब मेरे पास r एंगल की वैल्यू 0, और जैसे ही r एंगल 0 होगा LST की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, राइट असेंशन। और स्टार m1 अगर लिखते हैं तो स्टार m1 के लिए हम लोग लिखते हैं r एंगल इज 0। तो r एंगल अगर 0 आ गया तो मेरे पास LST will be equal to local standard time जिसको हम बोलते हैं, this will be equal to right ascension. This was the time by meridian transit of the star. ये आपको एक स्टार की मूवमेंट के बेसिस पे टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम बाय मेरिडियन ट्रांजिट ऑफ सन। अब ये बोलता है कि अब की बार जो भी मैं टाइम की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा वो मैं सन के रेफरेंस में लेके करूंगा। अब सन के रेफरेंस में जब भी हम लोग लेके चलते हैं तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये अर्थ स्पेसिफिकली मूव करती रहती है अपनी एक्सिस पे। अब आपके पास सन जो है, सन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, अभी अर्थ यहाँ पे है, तो इनडायरेक्टली जब सन यहाँ पे होगा तो ये वाला जो पार्ट है इस सन, इस पार्ट के अंदर जो लाइट आएगी वो लाइट इस पार्ट में आएगी, तो यहाँ पे डे एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली बाकी बचे हुए पार्ट में नाइट एग्जिस्ट करेगी। फिर इसके बाद इसने अपनी रोटेशन ली ड्यूरिंग 24 आवर्स। जब ये 12 आवर्स के बाद अब इसमें रोटेशन होनी स्टार्ट हो गई, तो इनडायरेक्टली अब 12 घंटे के बाद अब ये वाला पार्ट आगे आ गया, तो यहाँ पे अब दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी। इस तरीके से डेज और नाइट्स का फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। ये हम बचपन में भी पढ़ते थे। तो ये भी यही बोलता है कि जो भी हमारे पास लोकल टाइम होंगे उस लोकल टाइम में एक स्पेसिफिक प्लेस से दूसरे स्पेसिफिक प्लेस के बीच में ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस 12 आवर्स तक का एग्जिस्ट कर सकता है, 12 घंटे तक का। अब वो 12 घंटे का डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट पे भी मूव करती है, सन के साथ साथ मूव करते हुए, सन के अराउंड मूव करते करते ये अपनी ऑर्बिट्स पे भी मूव करती है, अपनी एक्सिस पे, जिसको हम लोग पोलर एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो लिखते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, व्हेन द सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ द प्लेस एट अपर ट्रांजिट इट्स आर एंगल इज 0। इसने बोला देखो अगर मैं यहीं से अगर मैं कंसीडर करता हूं अपने इसी डायग्राम से, इस डायग्राम में अगर ये बोलता है कि हमने इस सन को इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से ऑब्जर्व किया, जो हमारा अपर ट्रांजिट है नॉर्थ साउथ जोन से जब मैंने ऑब्जर्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे जो आर एंगल मिलेगा ये आर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है, देखो m जो है वो कोई भी स्टार हो सकता है, यहाँ पे मैं उसे सन भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो जब मैं सन कंसीडर करूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ आ गया, तो राइट असेंशन जो आएगा, जो हमारे पास जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम आएगा LST, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी राइट असेंशन के इक्वल, राइट। और इसकी वजह से सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से 12 आवर्स का ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। अर्थ के ऑर्बिटल मोशन की वजह से टाइम का वेरिएशन इसमें डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। अब ये जितना वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, इस वेरिएशन में मैक्सिमम जो वेरिएशन हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन वो 12 आवर्स का एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूं तो सन के रिस्पेक्ट में मुझे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस आता है जिसको हम लोग क्रोनोमीटर बोलते हैं। तो आप क्रोनोमीटर्स का यूज करके आप इसके सन के रिस्पेक्ट में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हमने लिखा द लोकल टाइम ऑफ अ पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग क्रोनोमीटर्स। तो ये क्रोनोमीटर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइम की। जो भी हमारे पास टाइम होगा एस्ट्रोनॉमिकल, एक स्टार को ऑब्जर्व करने का, व्यू करने का, वो टाइम के थ्रू हम लोग किस तरीके से वेरिएशंस को कंसीडर करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस टाइम की कैसे कैलकुलेशंस की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज टाइम बाय एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशंस। देखिए एक्स मेरिडियन किसी भी एक स्टार की, कोई भी स्टार ले सकते हो, कोई भी सन ले सकते हो, उसके एक्स मेरिडियन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एक सर्वेयर के लिए इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वर्क टू कैलकुलेट और टू फाइंड द एक्स मेरिडियन ऑफ ए स्टार। देखिए एक स्टार जब अपनी एक पॉइंट से मूव कर गया तो मेरे पास उस स्टार के जब सारे का सारा डेटा अवेलेबल है तो मैं उस डेटा की हेल्प से एक मेरिडियन को, उस पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टार यहां पे अवेलेबल था, स्टार है यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने क्या किया, इसके सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। मैंने इसका एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, एजीम्यूथ कैलकुलेट कर लिया, को लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, जेनिथ डिस्टेंस, पोलर डिस्टेंस, सब कुछ मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया था। अब ये स्टार किसी दूसरे पॉइंट पे मूव कर गया, लेकिन मुझे आज भी टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जब मेरे पास इस स्टार का पूरा प्रॉपर डेटा अवेलेबल है, सभी की सभी वैल्यूज अगर अवेलेबल है, तो क्या मैं इस पॉइंट को, जो ये मेरा स्टार था, इसको हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर या अपने नॉर्मल कैलकुलेटिव मोड में जाके हम लोग इसको लोकेट नहीं कर सकते? जब डेटा अवेलेबल होगा तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सबसे आसान है। तो बस हम उसी पॉइंट को यहाँ पे यूज करते हैं और हम उस पॉइंट को यूज करने के बाद अपने एक्स मेरिडियन को ऑब्जर्व करेंगे, लोकेट करेंगे और उस एक्स मेरिडियन के बेसिस पे आर एंगल्स के कैलकुलेशंस को लेके चलेंगे। तो लिखते हैं टाइम बाय एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन में। इसने लिखा द एक्स मेरिडियन कैन बी लोकेटेड वेरी इजीली फ्रॉम द अवेलेबल डाटा। जो पास्ट में अवेलेबल डेटा था उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आर एंगल कैसे कैलकुलेट होगा यहां से? देखिए आर एंगल जो है, एच है हमारे पास आर एंगल, हमने एक स्फेरिकल ट्राइंगल कंसीडर की जिसमें एक जेनिथ डिस्टेंस था, एक पोलर डिस्टेंस था और पोलर के अलावा एक को लैटिट्यूड था। तो इन तीनों को यूज करके मैंने एक स्फेरिकल ट्राइंगल को कंसीडर किया और उस ट्राइंगल में हम लोग अपने जो हमारी स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने यहां से एच की वैल्यू को कैलकुलेट किया आर एंगल को। तो यहाँ पे एच जो है ये आर एंगल रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है को लैटिट्यूड को, P is polar distance, Z is zenith distance। अब देखिए एक स्फेरिकल ट्राइंगल में एक साइड है स्मॉल सी, दूसरी साइड है स्मॉल पी एंड तीसरी साइड है जेड। तो हम लोग इसका हाफ पैरामीटर जो लेके चलते हैं, एस जो आता है ये होता है स्मॉल एस, पैरामीटर होता था ट्राइंगल का हाफ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग हाफ पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। तो इस एस की वैल्यू को और बाकी सभी डेटा को हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करके यहां से आर एंगल को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग 24 आवर्स का सिस्टम ले रहे हैं तो यहां से LAT जो आएगा वो आएगा 24 आवर्स माइनस h/15, h हो जाएगा आर एंगल। और सिमिलरली अगर हम लोग मिडनाइट और डे नाइट को कंसिडर, मतलब नून और मिडनाइट दोनों को कंसिडर करके चलते हैं 12 आवर सिस्टम, तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी। आवर्स माइनस h/15। तो इस तरीके से हम लोग हमारे किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के एपेरेंट टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं। और लोकल एपेरेंट टाइम और लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो है उनके अंदर जो भी माइन्यूट एरर्स आएंगे मेरे पास, एरर्स ड्यू टू जो अभी हमने पहले पढ़े थे, जो भी एरर्स, एस्ट्रोनॉमिकल एरर्स, एजीम्यूथ, एल्टीट्यूड की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की फॉर्मेशन होगी, वो एरर्स को आप सब्ट्रैक्ट करके इसे LST में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि हमने हमारे यहाँ पे सेकेंड लर्निंग आउटकम के अंदर जाना कि टाइम की ऑब्जर्वेशन किस तरीके से ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार और सन। देखिए हेवनली बॉडी के अंदर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी एक स्फेरिकल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ट्राइंगल जो स्फेरिकल रहेगी वो रहेगी मेरे पास स्फेरिकल ट्राइंगल MPN, जिसमें P जो पॉइंट है, ये P पॉइंट अभी बताया मैंने पोल होगा, Z जो है ये जेनिथ डिस्टेंस होगा, M पॉइंट जो है ये कोई भी एक हेवनली बॉडी हो सकती है जिसका आपको सन राइज और सेट कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास हो गया पूरा कंप्लीटली इक्वेटर।
हमें बताया गया है कि पोल और इक्वेटर जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे पास जो एंगल एन बनेगा इस स्फेरिकल ट्राइंगल में, ये वाला जो एंगल बनेगा एन, दिस विल बी 90 डिग्रीज, राइट एंगल एट एन। तो कंसीडर करते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल एमपीएन, इसमें एंगल एन जो है दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें आर्स एंगल कैलकुलेट करना है। देखिए एंगल ZPM, जब भी हम लोग इस M पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जेनिथ के थ्रू और पोल से होते हुए जो एंगल कैलकुलेट करते हैं, ये होता है आर्स एंगल। पोल और पॉइंट के बीच में हम लोग लिखते हैं डेक्लिनेशन डेल। और सिमिलरली P से N पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, तो P से N पॉइंट पे जो एंगल बना मेरे पास, इस एंगल को हम लोग लिखते हैं एल्टीट्यूड, दैट विल बी थीटा। यहाँ पे डेल जो है ये डिक्लिनेशन रिप्रेजेंट करता है। थीटा जो है ये एल्टीट्यूड होगा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे नेपियर्स रूल अप्लाई करना है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। देखिए नेपियर्स रूल जब मैंने अप्लाई किया, तो नेपियर्स रूल हमेशा अप्लाई होता है जिस पॉइंट पे 90 डिग्री होता है उसकी एडजेसेंट साइड्स को मैंने कंसीडर किया। तो एक एडजेसेंट साइड है थीटा, दूसरी साइड मैंने लिखी mn। उसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स होते हैं, रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स होते हैं, इनका हम कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर बात की जाए तो मेरे पास बनेगा सबसे पहले यहां पे बनेगा आपके पास एंगल m, राइट, जिसको मैंने लिखा है 90 माइनस एंगल PMN। उसके बाद बनेगा मेरे पास 90 माइनस डेल, एंड देन मेरे पास यहां पे बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 माइनस एंगल MPN, राइट। अब आपको कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल MPN को आपको कैलकुलेट करके चलना है। तो जब भी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि साइन की वैल्यूज आपको लेके चलनी होगी। अब साइन की वैल्यूज पे या तो आप सराउंडिंग साइन वाली वैल्यूज को कंसीडर कीजिए, या फिर इन दोनों को छोड़ के, जो सराउंडिंग वैल्यूज होती हैं इनको आप छोड़ के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उसकी वैल्यूज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहां से नेपियर्स रूल के अकॉर्डिंग, cos of angle MPN is equal to टेंजेंट MP, जो कि डेल के इक्वल था, इंटू टेंजेंट PN। तो यहां से cos of angle MPN एज इट इज, टेंजेंट MP की बात कर रहे हैं तो वो आएगा आपके पास टेंजेंट डेल इंटू टेंजेंट PN इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी आपके पास टेंजेंट थीटा। अब एंगल MPN, तो देखिए MPN में अगर हम ऊपर वाले पॉइंट से देखते हैं तो मेरे पास ये जो पूरा एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं 180 में से इस आर्स एंगल को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। पुट करते हैं यहां पे, कोस 180 माइनस थीटा जो होता है ये होता है माइनस कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। हम लोग लिखते हैं माइनस कोस H विल बी इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा इंटू टेंजेंट थीटा। तो कोस H की वैल्यू तो यहां पे हम लोग इस पॉइंट को यूज करके आर्स एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी कोस इनवर्स माइनस ऑफ टेंजेंट डेल इंटू टेंजेंट थीटा। अब यहां से आएगा मेरे पास आर्स एंगल। नाउ लेंथ ऑफ द डे, एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ द नाइट। जितना मेरे पास आर्स एंगल आएगा, हम लोग लेंथ ऑफ द डे लेके चलते हैं 2h/15। सिमिलरली लेंथ ऑफ द नाइट की अगर बात करते हैं तो लेंथ ऑफ द नाइट आता है आपके पास 2 इंटू 180 डिग्री माइनस h/15, राइट। जो भी आर्स एंगल है h, उसका 2/15 टाइम्स लेंथ ऑफ द डे होगा। और उसी का अगर मैं 180 डिग्री में से आर्स एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो
यहाँ पे इसको जब 2/15 लिया जाएगा देन दिस विल बी द लेंथ ऑफ द नाइट। मेनली ये दो रिजल्ट हैं जिन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, ये रिजल्ट्स आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम को जाना, जिसमें हमने टाइम ऑफ राइजिंग और सेटिंग ऑफ द हेवनली बॉडी को कंसीडर करके हमने कैलकुलेट किया कि कोई भी एक स्पेसिफिक डे का डे टाइम मतलब लेंथ ऑफ द डे और लेंथ ऑफ द नाइट कैसे कंसीडर किया जाता है। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट को। अब ट्वाइलाइट क्या होता है? ट्वाइलाइट मींस टू लाइट। डे और नाइट के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है, जिस इंटरफेरेंस में कुछ पार्ट जो है मतलब लाइट जो है आपके पास डे लाइट कम हो रही होती है और जो नाइट है जो अंधेरा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम को, उस स्पेसिफिक टाइम को हम लोग नाम देते हैं ट्वाइलाइट। तो इसमें लिखा गया है इट इज द सबड्यूड लाइट विच रिप्रेजेंट्स द सेपरेशन ऑफ नाइट फ्रॉम द डे। नाइट और डे को सेपरेट करने वाली जो भी सबड्यूड लाइट होती है, जिसके अंदर जो लाइट जो है काफी डिम हो जाती है, उस टाइप के लाइट पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ट्वाइलाइट। अब इसकी ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होती है? ये बोलता है कि जब भी हमारे पास, जब अगर हम इधर कंसीडर करते हैं, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास सन है, तो सन जब सनसेट होना स्टार्ट होता है तो सनसेट की वजह से अर्थ पे जो रेडियस मतलब इसकी जो रेडिएशंस पहुंचती हैं, जब तक सन 108 डिग्रीज के एंगल पे नहीं आ जाता तब तक इसकी रेडिएशंस इस पे रिसीव होंगी। तो मतलब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ट्वाइलाइट तक का टाइम कैलकुलेट करना है, देखिए अभी हमने जो आवर्स एंगल कैलकुलेट किया वो आवर्स एंगल हमने नॉर्मली कैलकुलेट किया कि डे टाइम कितना होगा। अब ये बोलता है कि अगर आपको कंसीडर करना है ट्वाइलाइट को भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्यूरेशन आर एंगल की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो 108 डिग्री के एंगल तक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नॉट कि 90 डिग्रीज के एंगल तक। तो जो पहले मैंने 90 डिग्रीज नॉर्थ पे लिया था, अब उसकी बजाय आपको एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे 180 डिग्रीज का। तो जब 108 डिग्रीज का, तो जब मैं 108 डिग्रीज के एंगल को कंसीडर करके आर्स एंगल कैलकुलेट करूंगा, और पिछले वाले आर्स एंगल में और इस आर्स एंगल में जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट को। लिखते हैं इस पॉइंट को। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, अर्थ सरफेस रिसीव्स द रेडिएशन फ्रॉम द सन अप टू 108 डिग्रीज एंगल। तो दैट मीन्स अब आपको आर्स एंगल कैलकुलेट करना होगा फॉर 108 डिग्रीज एंगल। अब यहां से जो आर्स एंगल आया, लेट अस सपोज दिस एंगल इज एच डैश और प्रीवियस वाला एच था, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट विल बी इक्वल टू एच डैश माइनस एच। एक ट्वाइलाइट की जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी एच डैश माइनस एच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए सन डायल्स में हमने लिखा द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एपेरेंट सोलर टाइम फ्रॉम विच द मीन टाइम में बी ऑब्टेन्ड। एक एवरेज टाइम को, मीन टाइम को डिटरमाइन करने के लिए अगर मुझे सोलर टाइम को यूज करना होगा, सन के रिस्पेक्ट में अगर हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस आता है उस डिवाइस को नाम दिया जाता है सन डायल्स, राइट। अब बात आती है सन डायल्स को यूज कहां पे करते हैं। इसको हम लोग पहले यूज किया करते थे जब घड़ी नहीं होती थी, या आज भी ये उन प्लेसेस में यूज हो सकता है जहां पे हमारे पास वॉचेस अवेलेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा इट इज यूज्ड इन द प्लेस वेयर वॉच और क्लॉक इज नॉट अवेलेबल। जहां पे भी क्लॉक और वॉच अवेलेबल नहीं होगी उस जगह पे, उन जगहों पे हम लोग इस सन डायल्स को यूज कर सकते हैं। देखिए आपको अगर ध्यान हो, पुराने टाइम के जो लोग थे, पुराने टाइम के लोग सन की पोजीशन के बेसिस पे ही टाइम बता देते थे, और वो जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता था। तो वो जो सन की पोजीशन के बेसिस पे जो टाइम को कंसीडर करके बताया जाता था, वो एक्चुअल में सन डायल्स का वही फंक्शन है, राइट। ये नॉर्मली क्या करते हैं, जो सोलर पोजीशन है, जो भी सन होगा, सन की पोजीशन के बेसिस पे थोड़ा सा एक आइडिया देता है कि अब एक्चुअल में टाइम होगा कितना। तो उस टाइम के लिए हम लोग एक एवरेज टाइम को डिटरमाइन करने के लिए एक आइडिया ले सकते हैं सिर्फ सन डायल का यूज करके। तो देखिए यहां पे हमने जाना कि सन डायल्स क्या होते हैं और सन डायल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट इज द कैलेंडर्स।
अब कैलेंडर को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो देखिए अभी हमने कंसीडर किया कि एक दिन की टोटल लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द डे एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ द नाइट, और उन दोनों के बीच में जो हमारे पास एक ट्वाइलाइट बनेगा उस ट्वाइलाइट की ड्यूरेशन को भी मैंने डिटरमाइन कर लिया था। अगर हमें पूरे एक डे की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी हो तो वो डे की जो ड्यूरेशन है उस डे की ड्यूरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अब मुझे पता है एक ईयर के अंदर जब अर्थ जो है, अर्थ सन के रिस्पेक्ट में अगर ये सन कंसीडर करते हैं तो अर्थ ऐसे तो रोटेट करती है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। इसका जो रोटेशन पीरियड अपनी एक्सिस पे है वो है, जो भी अपनी एक्सिस पे रोटेशन आएगा हमारे पास, ये वाला तो एग्जिस्ट करता है 1 डे। बट जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना स्टार्ट करती है तो ये जो पूरा का पूरा जो ये अपना पाथ कवर करती है अराउंड सन, इसमें जो टोटल टाइम लगता है वो हम लोग मान के चलते हैं कि 1 ईयर का टाइम है। आई एम श्योर ये सभी लोग पढ़ते हैं इसको बचपन में, राइट? लेकिन एक्चुअल में जो टाइम होता है वो टाइम होता है 365 डेज, 365.25 डेज। तो देखिए हमने लिखा द टोटल टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स 1 साइकिल अबाउट सन। सन के अबाउट 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो इसे टाइम लगता है वो है 365/1/4 डेज। सिमिलरली अब एक साल में इसको टाइम लगा 365 डेज और नेक्स्ट जो है वो 1/4 लगा 0.25, मतलब 365.25। अब अगले साल में फिर वापस से 365.25, फिर अगले साल में 365.25 और उसके बाद फिर वापस से। तो जब मैं चारों सालों को कंटिन्यू करता हूं तो मेरे पास आता है 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 एंड देन प्लस 0.25। तो इनिशियली मेरे पास इन चारों सालों को जब हम 0.25 को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल एक 1 डे एक्स्ट्रा बनेगा। तो जिसकी वजह से आफ्टर एवरी 4 इयर्स हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि एक लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर के अंदर 366 डेज एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो 366 डेज की फॉर्मेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर, और इसके पीछे रीजन है ये। तो अभी तो देखिए मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स 1 साइकिल अबाउट द सन इज 365/1/4 डेज। आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने लिखा व्हेन दिस टाइम इज एक्यूमुलेटेड फॉर कॉन्जिक्यूटिव 4 इयर्स। 4 साल तक जब ये कंटिन्यू चलता है तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। An additional day exists. हमने लिखा एज ए रिजल्ट द ड्यूरेशन इन दैट ईयर इज 366 डेज एंड दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर, क्योंकि इसमें मेरे पास एक दिन का डिले आ गया अपनी अर्थ को इस रोटेशन को कंप्लीट करने में। दैट कोरस्पॉन्डिंग ईयर इज नोन एज लीप ईयर। तो देखिए यहां पे हमने जाना कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर क्या है और इस कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर के थ्रू किस तरीके से लीप ईयर की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। I hope at the end of this lecture now you are able to recall the instrumental and astronomical corrections to the observed altitude and azimuth. You are able to recall the various observations of time for star or sun. You are able to describe the time of rising or setting of a heavenly body. And you are able to describe the concept of sundials and the concept of calendar. Now you look at the feedback exercise and give any suggestions if you have.